साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ देखिए, कतर के द्वारा बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है और इस स्टेप की पूरी दुनिया में इस समय चर्चा हो रही है। वर्ल्ड मीडिया द्वारा इसे बहुत ही ज़्यादा बारीकी से कवर किया जा रहा है। देखिए, कतर ने हाल फिलहाल में एक बिग मूव लिया है। अब इस मूव की हम लोग चर्चा करेंगे कि कतर ने ये मूव जो लिया है वो है हमास को देश से बाहर करने का। मतलब कि हमास जो संगठन है, आतंकवादी संगठन है, इसका एक कार्यालय था कतर देश के अंदर। वहाँ से इन्होंने कह दिया है कि भाई अब आप अपना कार्यालय यहाँ से हटाइए डायरेक्टली। दूसरी चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अब गाज़ा से कभी वापस नहीं लौटेंगे इजरायली नागरिक। मतलब जो 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल पर हमला किया गया था 7 अक्टूबर 2023 को, जिसमें लगभग 1200 से ज़्यादा इसराइल के नागरिक मारे गए थे और 200 से 300 नागरिक बताए जाते हैं इसराइल के, उन्हें बंदी बना के ले जाया गया था गाज़ा पट्टी के अंदर हमास के आतंकवादियों द्वारा। उनको छुड़ाने के लिए ही इसराइल द्वारा लगातार वॉर लड़ा जा रहा है गाज़ा पट्टी के अंदर। किस तरीके से हमने सिचुएशंस को अभी देखा, अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया था। और इस बीच जो कतर देश था ना, इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम आपको बताते हैं सिचुएशन। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 से जब से हमास और इसराइल के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था, तब से कतर के द्वारा जो एक बीच में मध्यस्थता का रोल निभाया जा रहा था। बिकॉज जो इसराइल के नागरिक जिनको बंदी बना के हमास के द्वारा गाज़ा पट्टी के अंदर ले जाया गया था, वहाँ पर कतर का कहना था कि भाई आप लोग इनके नागरिकों को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर कतर ऐसा क्यों कह रहा था? देखिए, यूएस का प्रेशर था कतर पर पूरी तरह से, क्योंकि हमने देखा कतर एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हर संगठन के डिप्लोमेट्स बैठते हैं। बात कर लें अगर हम यूएसए की, उसके भी डिप्लोमेट्स कतर में बैठते हैं। हमास आतंकवादी संगठन भले ही है, चूंकि वो एक सुन्नी संगठन है, सुन्नी मुस्लिम संगठन है। और उसके बाद अगर हम बात करें कतर की, तो कतर भी एक सुन्नी मुस्लिम देश है। तो यहाँ पर हमास, हिजबुल्ला, सभी कंट्री के बात करें इन संगठनों के और अदर जो कंट्री हैं मिडिल ईस्ट के, उनके डिप्लोमेट्स बैठते हैं कतर के अंदर। तो कतर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था इसराइल और हमास के बीच, मतलब इसराइल के नागरिकों को छुड़ाने के लिए। ठीक है, ये मध्यस्थता काफ़ी दौर में चली, हमने बीच बीच में देखा कि इस पर विवाद भी हुआ। और अब रिसेंटली कतर के द्वारा कहा गया है कि भाई हम अब जो है इस मध्यस्थता को नहीं कराएंगे, हम इससे ले रहे हैं छुट्टी। मतलब हम अब कोई रोल नहीं निभाएंगे आपकी मध्यस्थता के बीच में। बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ। देखिए, क्या होता है कि जो हमास के जो लीडर हैं वो और इसराइल के जो लीडर हैं, साथ ही साथ यूएसए के जो लीडर हैं, इनके बीच मध्यस्थता का रोल निभाया जा रहा था कतर के द्वारा। अब यहाँ पर कतर के द्वारा 10 दिन का दिया गया था समय सभी लोगों को, और कहा गया था कि भाई कुछ नागरिक आप इसराइल के छोड़ दीजिए, जिससे कि इसराइल कुछ हद तक वॉर को रोक दे। क्योंकि इसराइल ने वहाँ पर बिल्कुल एक तरफा तबाही मचाई हुई है गाज़ा पट्टी के अंदर, एकदम वहाँ फ्लैट मैदान बना दिए इसराइल ने। उसके बाद हमास के जो लीडर हैं, हमने देखा उनके द्वारा कर दिया जाता है मना, और उसके बाद जो कतर के लीडर हैं उनके द्वारा कह दिया जाता है भाई गुड बाय। अब देखो, यहाँ पर देखते हैं कि डिप्लोमेट सेज कतर क्विटिंग गाजा मीडिएशन रोल। मतलब कि कतर इसको छोड़ रहा है, अब मध्यस्थता का रोल नहीं निभाएगा, और हमास से इन्होंने कह दिया भाई आप भागो हमारे देश से। ठीक है, अब ये सब होता है किसके प्रेशर के कारण? यूएसए के प्रेशर के कारण। देखिए, यू आर नॉट वेलकम हियर, कतर टेल्स हमास टू लीव कंट्री अमिड यूएस प्रेशर। देखिए, है क्या, बीच में अभी हम लोगों ने देखा यूएसए में चल रहे थे प्रेसिडेंट इलेक्शन, और प्रेसिडेंट इलेक्शन बहुत हद तक अफेक्टेड थे रशिया यूक्रेन वॉर से। मिडिल ईस्ट में जो इसराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, या फिर इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, उससे बहुत हद तक इफेक्टेड थे। क्योंकि हमने किस तरीके से देखा, बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा डायरेक्टली बयान दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूँ तो मैं ये जो मिडिल ईस्ट में वॉर है और रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसको अगले ही दिन या फिर 24 घंटे के अंदर रुकवा सकता हूँ। और हमने इस चीज़ को देखा भी कि उनके इस बयान को बहुत सीरियसली लिया गया यूएसए के अंदर। और जो एक समय पर बताया जा रहा था कि कमला हैरिस, जो कि उनकी अपोनेंट थी, वो जीत रही थी, बट जैसे जैसे बीच बीच में कहते हैं ना कि ये बयान पूरे जो चुनाव होते हैं उनको पलट देते हैं, तो वही हुआ। और फिर से हमने देखा कि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट चुनकर फिर से आए हैं। अब देखिए, यूएसए द्वारा इतना प्रेशर क्यों बनाया गया, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये है अमेरिकी इजरायली नागरिक हर्ष गोल्डबर्ग पॉलिन। ठीक है, रिसेंटली होता क्या है, इनकी मिलती है लाश
ठीक है, इनकी डेड बॉडी मिलती है हमास टनल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बॉडी ऑफ अमेरिकन इजरायली हेड्स गोल्डबर्ग पॉलिन रिकवर्ड फ्रॉम हमास टनल। ठीक है, अब इनके साथ बताया जा रहा था कि 4-5 लोग और थे और उनकी भी लाशें मिलती हैं। देखिए अब मुझे बहुत हद तक नहीं लगता है कि जो इजरायली नागरिक जिनको बंदी बनाकर गाजा पट्टी के अंदर ले जाया गया था वो अब ज़्यादा जिंदा बचे हैं, क्योंकि बीच बीच में हमने देखा किस तरीके से वीडियोस वायरल हुए थे कि किस तरीके से इजरायली नागरिकों को हमास के आतंकी द्वारा मारते हुए दिखाया गया था। अब बीच में होता क्या है, जैसे ही इनकी डेड बॉडी मिलती है ना, अब ये हैं अमेरिकी नागरिक, ठीक है, अमेरिकी इजरायली नागरिक, तो उसके बाद यूएसए द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है कतर के ऊपर, क्योंकि कतर हमने देखा बहुत हद तक कतर की जो पॉलिसी हैं वो अफेक्टेड रहती हैं यूएसए से। ठीक है, कतर की पॉलिसीज यूएसए से अफेक्टेड रहती हैं। अब हमने किस तरीके से देखा कि यूएसए के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है कतर पर, और कतर से कहा जाता है कि भाई आप इनको थोड़ा बहुत दिन का समय दो हमास को, और अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर इनको हटाओ। अब यूएसए द्वारा डायरेक्टली कह दिया गया है कि भाई मेरे जितने भी साथ के कंट्री हैं, मतलब इनके जो अलाइज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जैसे कि कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, अब इन यहाँ पर वेलकम नहीं होगा किसका, हमास का। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मूव है कतर के द्वारा। देखिए अब इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो अब गाजा पट्टी के अंदर जो इजरायली नागरिक हैं, क्या अब ये वहीं रह जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए अब ये जो हमास के जो कह लीजिए कि हमास के जो नेता हैं ये अब भागकर पहुंचे हैं टर्की। ठीक है, अब टर्की इज़ अ बिग राइवल ऑफ इजराइल, ये हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, टर्की भी एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है और वो जो इजराइल है उसका सबसे बड़ा राइवल बताया जाता है। अब इधर एंट्री होती है यूएसए में ट्रंप की। ठीक है, देखिए टर्की भले ही नाटो का एक सदस्य है, बट मैं आपको बताऊं कि टर्की की नीतियां कभी भी इजराइल के अनुकूल या फिर कह लीजिए ऐसी नहीं रही हैं कि वो इजराइल का समर्थन किसी भी चीज़ में पेश करें। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो सिचुएशन बिल्कुल ही बिगड़ती हुई नज़र आएगी हमें आगे। हम देखेंगे किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एंटर करेंगे, और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप बिफोर इलेक्शन अपनी नीतियां बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि वो ईरान और उसके जो प्रॉक्सी हैं या फिर कह लीजिए ईरान के जो बॉट्स हैं लाइक हमास और हिजबुल्ला और भी अदर उसके बॉट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जिनको वो एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट इजराइल यूज़ करता है, उनको ख़त्म करने की बात की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और अब ये सिचुएशन बनती नज़र आएगी जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे कि वो कहीं ना कहीं इजराइल को प्रोवोक करेंगे कि वो ईरान या फिर कह लीजिए उसके जो बोट्स हैं और गाज़ा पट्टी के अंदर युद्ध को और बढ़ाएं। देखिए इन्होंने जो इजराइल के प्रधानमंत्री है ना बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने अपनी नीति पहले ही क्लियर की हुई है। अभी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था कैसे इन्होंने अपने जो रक्षा मंत्री हैं योआव गैलेंट, इनको कर दिया था निष्कासित। इनको निष्कासित करने का जो मुख्य कारण समझ में आ रहा था वो ये था कि इनके द्वारा ये कहा जा रहा था भाई किसी भी कीमत पर आप जो इजराइल के नागरिक हैं उनको छुड़ाइए। मीन्स अगर हमें बंदी एक्सचेंज करने पड़ रहे हैं तब भी कीजिए, बट इजराइल के नागरिकों को छुड़ाइए। लेकिन यही इनकी नीति जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी नीति ये थी कि नहीं, अब हम इजराइल बंदी एक्सचेंज नहीं करेंगे, अब हम जो हमास है उस पर युद्ध की मात्रा को और बढ़ाएंगे जिससे कि वो डर कर हमारे नागरिकों को हमें सौंप दे। बट दोनों ही नीतियों इन दोनों के ही बीच ये कॉन्ट्रडिक्शन देखा गया और हमने देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा इनको निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को, और डायरेक्टली इन्होंने कहा भी कि भाई हम दोनों की नीतियां मतलब पैरेलल नहीं बैठ रही हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नेता हो चाहे यूएस से हो, बाइडेन के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी थी। अगर चुनाव से पहले ये युद्ध रुकता और कुछ बंदी एक्सचेंज हो जाते, इजराइल के नागरिक कुछ अगर छूट के आ जाते, तो कहीं ना कहीं हम यूएस के जो इलेक्शन है मतलब उनका रिजल्ट बदलता हुआ देख सकते थे। देखिए अब चूंकि आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक मानी जाती हैं और डोनाल्ड ट्रंप उसको सपोर्ट करते हुए हमेशा नजर आते हैं। अब देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आए हैं तो ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इनको करेंगे प्रवोक और ये युद्ध की मात्रा कहीं ना कहीं बढ़ाते नजर आएंगे इजराइल गाजा पट्टी के अंदर। अब मतलब मुझे नहीं लगता कि उधर हमास पहुंच चुका है टर्की। अब टर्की पहुंचने के बाद वहां पर उसको जरूर टर्की के द्वारा प्रोवोक किया जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के कंक्लूजन यही निकलता है कि सिचुएशन अभी बिल्कुल भी संभलती हुई नज़र नहीं आ रही है मिडिल ईस्ट के अंदर। ठीक है, अब सब कुछ डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसी नीति आगे अपनाते हैं और किस तरीके से उनके डिसीजन होते हैं। बाकी रही गाजा के अंदर जो इजरायली नागरिकों की बात, वो पूरी तरह डिपेंड करेगी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर कि वो किस तरीके से
क्या किसी और मिडिल ईस्ट कंट्री को एज ए मीडिएटर मतलब शो करेंगे, किसी पर प्रेशर बनाएंगे या नहीं। बट अभी कंक्लूजन यही है कि स्थिति बिल्कुल भी सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अभी के लिए इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।